हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ BHDLA 138 सब्जेक्ट कोड, जिसका टाइटल है हिंदी साहित्य विविध विधाएं। तो हिंदी साहित्य विविध विधाएं मीन्स हिंदी साहित्य के विभिन्न रूप या फिर हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो ये सॉल्व 5 ईयर्स PYQ यानी कि जो लास्ट 5 ईयर्स के PYQ है उसके रिपीटेड क्वेश्चन है इस वीडियो में हमने वो लिए हैं। और अगर ये एग्जाम आप जून दिसंबर 2026 में दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर इग्नू से रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग सर की इंस्टा ID पर टेक्स्ट करके उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अपने समकालीन परिवेश के प्रति मोहन राकेश और हरिशंकर प्रसाई की दृष्टि में क्या अंतर है। मतलब कि अपने समकालीन परिवेश मतलब उनके समकालीन परिवेश के प्रति मोहन राकेश और हरिशंकर प्रसाई की दृष्टि में क्या अंतर है ना, हमने वो स्पष्ट करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ है मोहन राकेश और हरिशंकर प्रसाई दोनों हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार है। जो मोहन राकेश और हरिशंकर प्रसाई है वह दोनों ही हिंदी साहित्य के बहुत मतलब महत्वपूर्ण रचनाकार थे। ठीक है, मतलब है, लेकिन अपने समकालीन परिवेश को देखने की उनकी दृष्टि, जो उनकी दृष्टि थी अपने समकालीन परिवेश को देखने की, वो उद्देश्य और अभिव्यक्ति शैली में स्पष्ट अंतर मिलता है। तो उससे उद्देश्य और अभिव्यक्ति जो शैली है उसमें स्पष्ट अंतर मिलता है दोनों में। तो मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक और कहानी के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जो मोहन राकेश है वो हिंदी नाटक और कहानी के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनकी दृष्टि मुख्यतः व्यक्ति केंद्रित यानी इंडिविजुअल सेंटर्ड है। तो व्यक्ति केंद्रित का मतलब होता है मीन्स किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व देना है ना, किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो वे समकालीन समाज में बढ़ते अकेलेपन, संबंधों के टूटन, मानसिक द्वंद्व और अस्थविगत संकट को गहराई प्रस्तुत करते हैं। जो उनका समकालीन समाज है वो बढ़ते अकेलेपन, संबंधों के टूटन और मानसिक द्वंद्व और अस्तित्वगत संकट को गहराई से प्रस्तुत करते हैं। राइट, तो उनके साहित्य में आधुनिक शहरी जीवन की जटिलताएं और व्यक्ति को आंतरिक संघर्ष प्रमुख रूप से दिखाई देता है। तो राकेश समाज को सीधा आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते। जो राकेश है वो समाज को सीधे आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अनुभवों के माध्यम से समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं। तो जो राकेश है वो समाज को सीधे आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि उसकी जगह वो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक यानी कि उसके भाव के अनुभवों के माध्यम से समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं। राइट, तो उनकी लेखन शैली गंभीर, संवेदनशील और आत्मविश्लेषणात्मक है। जो उनकी लेखन शैली है ना वो है गंभीर, संवेदनशील और आत्मविश्लेषणात्मक। ठीक है, तो इसके विपरीत हरिशंकर प्रसाई जो है वो हिंदी के प्रमुख क्या है, व्यंग्यकार। जो हरिशंकर प्रसाई है वो हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकार है। उनकी दृष्टि सामाजिक और बाह्य यथार्थ पर केंद्रित है। जो उनकी दृष्टि है वो किस पर केंद्रित है, सामाजिक और बाह्य यथार्थ पर। ठीक है, तो वे अपने समय के समाज, राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और व्यवस्था और मध्यम वर्गीय मानसिकता में व्यापक पाखंड, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और दिखावे पर तीखा व्यंग्य करते हैं। किस पर वो तीखा व्यंग्य करते हैं, समाज, राजनीति, प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था और मध्यम वर्गीय मानसिकता में व्यापक पाखंड, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और दिखावे पर तीखा व्यंग्य करते हैं। राइट, तो उनका लेखन समाज को आईना दिखाने के साथ साथ सुधार की चेतना भी उत्पन्न करता है। जो उनका लेख है वो समाज को आईना दिखाने के साथ साथ क्या करता है, सुधार की चेतना भी उत्पन्न करता है। प्रसाई की शैली हास्य, व्यंग्यात्मक, सीधी और प्रभावशाली होती है। जो प्रसाई की जो शैली है वो क्या होती है, हास्य, व्यंग्यात्मक, सीधी और प्रभावशाली। ठीक है, जिसके पाठक का सोचने पर जिससे मतलब कि जो पढ़ने वाला होता है पाठक को सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है। अंतर ये है कि मोहन राकेश व्यक्ति के आंतरिक मनोवैज्ञानिक संसार और अस्तित्वगत समस्या को उजागर करते हैं। जो अंतर ये है इसमें कि जो मोहन राकेश है वे व्यक्ति के क्या करते हैं, आंतरिक मनोवैज्ञानिक संसार और अस्तित्वगत समस्याओं को उजागर करते हैं, जबकि हरिशंकर प्रसाई समाज की भारी विसंगतियों और व्यवस्था की कमियों पर व्यंग्य करते हैं। जबकि हरिशंकर प्रसाई जो है वो समाज की भारी विसंगतियों और व्यवस्था की कमियों पर व्यंग्य करते हैं। एक की दृष्टि आत्मकेंद्रित और भावनात्मक है। एक की जो दृष्टि है वो क्या है, आत्मकेंद्रित और भावनात्मक है। तो दूसरे की दृष्टि क्या है, सामाजिक, आलोचनात्मक और सुधारवादी। ठीक है, देन हमारे यहाँ सेकंड क्वेश्चन है,
जीने की कला निबंध में किस प्रकार नारी दुर्दशा के लिए एक सीमा तक नारियों को भी जिम्मेदार बताया गया है। जो जीने की कला निबंध है उसमें किस कैसे मतलब कि नारी की स्थिति बताई गई है कि नारियों को भी जिम्मेदार बताया गया है जो उनके साथ होते हैं उस चीज़ के लिए। इस संबंध में पाठ के आधार पर अपना मत व्यक्त कीजिए। पाठ के अकॉर्डिंग हमने इसमें एक्सप्लेन करना है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध जीने की कला, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है जीने की कला, वो केवल जीवन जीने की शैली पर ही नहीं है बल्कि समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों पर भी व्यंग करता है। वो जो है जीने की कला, वो केवल जीवन जीने को ही जीने की कला नहीं कहा गया है बल्कि वो जो है समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों पर भी व्यंग करता है, राइट। तो इस निबंध में नारी दुर्दशा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचार ये प्रस्तुत किया है जो इस निबंध में है, वो नारी दुर्दशा यानी कि औरत की स्थिति जो है उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचार ये दिया गया है कि इसके लिए केवल पुरुष प्रधान समाज ही नहीं बल्कि एक सीमा तक नारियां स्वयं भी जिम्मेदार है। जो इसके लिए जो आज मतलब कि जो कंडीशन होती है इसमें नारियों की इस पैसेज में, उसमें मतलब कि वो है कि केवल इसमें पुरुष प्रधान ही समाज ही नहीं है ना, उनके लिए मतलब पुरुष ही सब कुछ वो नहीं है उसके लिए, मतलब पुरुषों ने ही उन्हें नहीं सिखाया सब कुछ, बल्कि वो खुद भी नारियां खुद भी मतलब जिम्मेदार होती है ना, क्योंकि वो उनकी बातें मानती है। पाठ के अनुसार लेखक ये संकेत करते हैं कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा और रूढ़ियों को कई बार नारियां भी बिना प्रश्न के लिए स्वीकार करती है। मैंने अभी आपको बताया ना, पाठ के अनुसार लेखक ये बताना चाहते हैं कि लंबे समय से चली ये जो प्रथा आ रही है, रूढ़ियाँ आ रही है, वो नारियां भी बिना प्रश्न के स्वीकार करती हैं। तो उनकी ये स्थिति बताई गई है। वो शिक्षा निर्भरता और जागरूकता की कमी के कारण अन्यायपूर्ण स्थितियों को सामान्य मान लेती है। वो शिक्षा आत्मनिर्भरता और जागरूकता की कमी के कारण अन्यायपूर्ण स्थितियों को भी सामान्य मान लेती है ना, जो मतलब कि सही बात भी नहीं होती वो उसे भी मान लेती है। तो कई बार वे स्वयं ही सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। तो वो जो स्त्रियां हैं वो कई बार बहुत बार वो सामाजिक बंधनों को मजबूत करने में अप्रत्यक्ष भूमिका भी निभाती है, जैसे कि अंधविश्वास का पालन करना, बेटा बेटी के भेदभाव को स्वीकार करना या अन्य नारियों के शोषण को चुपचाप सह लेना। जैसे कि मतलब अंधविश्वास का वो पालन करती है ना, कुछ ऐसे उन्हें कोई बता दे कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है तो वो सब नारियां वही सब कुछ करने लग जाती है। बेटा बेटी में भेदभाव भी वो करती है ना, वो स्वीकार कर लेती है, जैसे उन्हें लोग बताते हैं कि बेटे के साथ ऐसा करना चाहिए, बेटी के साथ ऐसा करना चाहिए। और अन्य नारियों का शोषण है ना, जैसे और लेडीज़ के साथ कुछ गलत हो तो वो उसे भी चुपचाप ही सह लेती है। हालांकि लेखक का उद्देश्य नारी को दोष देना नहीं है, बल्कि यहाँ पे लेखक का एम ये नहीं है कि वो नारियों को दोष दे रहे हैं ना, बल्कि उनका एम ये है कि जब तक स्वयं नारियां भी अपने अधिकारों और स्थिति के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक उनकी स्थितियों में सुधार पूरी तरह संभव नहीं है ना। तो जब तक मतलब कि जो लेडीज़ है वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, जागरूक नहीं होगी उनके लिए, तब तक उनकी स्थिति में सुधार पूरी तरह से नहीं हो सकता। ये दृष्टिकोण समाज में आत्मचिंतन की आवश्यकता को उजागर करता है, राइट। तो मेरे विचार से परसाई का ये कथन समाज सुधार की दिशा में एक गहरी चेतावनी है। मतलब कि ये जो परसाई का ये कथन है ये समाज सुधार है, वो समाज को सुधारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा। नारी दुर्दशा का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक, यानी कि जो नारी दुर्दशा का जो मुख्य रीजन है वो क्या है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ठीक है। लेकिन परिवर्तन तभी संभव है जब महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर रूढ़ियों को चुनौती दें। मतलब अगर महिलाएं भी अपने लिए खड़ी हो, अपने लिए स्टैंड ले, तभी मतलब कि नारियों की स्थिति बदल सकती है, राइट। तो इस प्रकार ये निबंध जिम्मेदार को साझा रूप में देखने की प्रेरणा देता है। देन यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कहू हित होई। इन पंक्तियों का हमने अर्थ स्पष्ट करना है, राइट। तो यहाँ इन पंक्तियों का संबंध जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की विचारधारा से है, ठीक है। किसकी विचारधारा से है? गोस्वामी तुलसीदास की, जिसमें उन्होंने मानव जीवन के श्रेष्ठ गुणों और उनके सामाजिक महत्व को समझाया। जिसमें उन्होंने गोस्वामी है ना, मतलब कि गोस्वामी तुलसीदास ने जिसमें मानव जीवन के श्रेष्ठ गुणों का उन्होंने वर्णन किया और उनके सामाजिक महत्व को समझाया, राइट। तो कीर्ति भनीति भूति बल सोई, सुर सरी सम कहू हित होई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि वो कीर्ति यानी प्रसिद्धि, वह वाणी, भाषा, बोलने का तरीका और वही धन संपत्ति श्रेष्ठ मानी जाती है जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। मतलब कि वो ही प्रसिद्धि, वो भाषा, वो बोलने का तरीका, वो धन संपत्ति श्रेष्ठ माना जाता है जो सभी के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, कल्याणकारी होता है, राइट। तो यानी किसी व्यक्ति का नाम तभी सार्थक है जब उससे दूसरों का भला हो। यानी किसी व्यक्ति का नाम तभी सार्थक होता है जब वो किसी और का भला हो, है ना, उससे किसी और का, दूसरे का प्रॉफिट हो, उसकी वाणी से किसी का हित हो,
और उसकी संपत्ति समाज के काम आए, राइट। तो कवि ने यहाँ गंगा नदी का उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे कवि ने गंगा नदी का हमें एग्जाम्पल दिया है। तो जैसे गंगा नदी सभी जीवों का समान रूप से कल्याण करती है, जैसे उसमें सभी जीव रहते हैं, सभी जीवों का वो समान रूप से कल्याण करती है और किसी में भेदभाव नहीं करती, वैसे ही मनुष्य की प्रसिद्धि, वाणी और धन भी यदि सभी के हित में उपयोग हो तो वो पवित्र और महान बन जाते हैं, राइट। तो इन पंक्तियों में ये संदेश दिया गया है, जो ये हमें पंक्तियां हैं जो हमने अभी पढ़ी, उनमें हमें ये बताया गया है कि जीवन का जो है वो वास्तविक उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं होता है ना, तो बल्कि मतलब कि वास्तविक हमारा वो नहीं उद्देश्य कि मतलब अपने लिए ही जीना है, हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनना है, ठीक है। मतलब दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की मतलब मदद करनी है हमें हर काम में, ताकि उनके लिए भी वो लाइफ अच्छी हो और हम मतलब अपनी लाइफ को औरों के लिए भी उपयोग करें। यदि मनुष्य अपने ज्ञान, धन और वाणी का उपयोग समाज की भलाई के लिए करता है तो वही सच्चा महान व्यक्ति कहलाता है। अगर मनुष्य अपने अपने में रहे तो वो अच्छी बात नहीं है ना। अगर वो अपने ज्ञान, धन और वाणी का उपयोग समाज की भलाई के लिए करता है ना, तो वो सच्चा महान व्यक्ति कहलाता है, मतलब वो अच्छा व्यक्ति है। तो ये विचार हमें परोपकार, सेवा और मानवता की भावना अपनाने की प्रेरणा देता है। जो ये विचार है वो किसे अपनाने की प्रेरणा देता है हमें? परोपकार, सेवा और मानवता की भावना, राइट। तो आज के समय में भी ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समाज में सहयोग, समानता और सद्भाव बढ़ता है। आज के टाइम में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या बढ़ता है? समाज में सहयोग बढ़ता है, एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, समानता यानी इक्वल तरीके से हम एक दूसरे को देखते हैं और सद्भाव बढ़ता है, राइट। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डायरी और पत्र में क्या समानताएं और असमानताएं है, उदाहरण कीजिए। तो यहाँ पर हमने डायरी और पत्र में जो समानता और असमानता है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो डायरी और पत्र दोनों ही लेखन ही महत्वपूर्ण विधाएं, जो डायरी और पत्र है वो दोनों ही लेखन की क्या है? महत्वपूर्ण विधाएं, ठीक है, जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने विचारों, भावना और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए करता है, राइट। तो यहाँ पर पहले समानता आती है। इसकी समानता क्या है? डायरी और पत्र दोनों ही व्यक्ति लेखन के रूप में, दोनों ही व्यक्ति मतलब कि व्यक्ति ही लिखता है इन दोनों को, है ना। तो इनमें लेखक अपने निजी अनुभव, भावनाएं और विचार व्यक्त करता है। दोनों में ही मतलब जो लेखन है, जो लिखता है इन्हें, वो अपने निजी अनुभव, अपने भाव या फिर अपने विचार व्यक्त करता है ना। डायरी में भी हम अपने व्यक्त करते हैं विचार, और पत्र में भी हम किसी से कुछ पूछने के लिए अपने मतलब भाव वगैरह वो करते हैं ना, इसमें व्यक्त करते हैं। दोनों में सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया जाता है, दोनों में ही सिंपल लैंग्वेज का करा जाता है ना उपयोग। तो इनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में संचार और अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए एक छात्र अपनी परीक्षा के अनुभव को डायरी में लिखता है ना, अगर मतलब छात्र का जो अनुभव था, उसका एक्सपीरियंस था उसके एग्जाम में, वो लिखता है वो डायरी पर, और वही अनुभव अपने मित्र को पत्र में बता सकता है, राइट। तो यहाँ पर आ गई अब असमानताएं। तो डायरी और पत्र में सबसे बड़ा अंतर क्या है? ये है कि डायरी आत्म केंद्रित होती है ना, जो डायरी है वो आत्म केंद्रित होती है, जबकि पत्र किसी अन्य व्यक्ति के लिए लिखा जाता है। जो डायरी है उसमें उसे हम अपने लिए लिखते हैं, उसमें हम अपने लिखते हैं, जैसे हम सीक्रेट डायरी लिखते हैं ना उस टाइप से, जबकि पत्र किसी अन्य व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, किसी और के लिए हम लेटर लिखते हैं। तो डायरी में लेखक अपने मन की बातें स्वयं के लिए लिखता है, इसलिए उसमें गोपनीयता होती है। उदाहरण के लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा परिणाम अच्छा आया, राइट। तो ये डायरी का उदाहरण हो गया। दूसरी ओर पत्र में संदेश व्यक्ति को संबोधित करता है, हम किसी के लिए कुछ संदेश लिखते हैं उसमें ना, जैसे मित्र, परिवार या शिक्षक को। पत्र औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, ठीक है। पत्र जो होता है वो क्या हो सकता है? औपचारिक या अनौपचारिक। उदाहरण के लिए, प्रिय मित्र, मैं तुम्हें अपने परीक्षा परिणाम के बारे में बताना चाहता हूँ, ये पत्र का उदाहरण है, ठीक है। देन हमारा यहाँ पर इसके अलावा डायरी में तिथि का उल्लेख होता है। जो डायरी होती है उसमें हम तिथि भी लिखते हैं, डेट लिखते हैं ना, उसमें हम किस दिन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन संबोधन नहीं होता। जबकि पत्र में संबोधन, विषय और अंत में हस्ताक्षर अवश्य होते हैं, राइट। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज लेखन में रेणु की विशेषताओं की साधारण विवेचना कीजिए। तो एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज लेखन में रेणु की विशेषताओं की हमें साधारण विवेचना करनी है, राइट। तो एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज लेखन में रेणु की विशेषताओं का सुंदर उदाहरण है। जो एकलव्य के नोट्स है रिपोर्टाज लेखन में, उसमें रेणु की विशेषता का सुंदर उदाहरण दिया गया है। इस रचना में फणीश्वर नाथ रेणु ने केवल घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवंत अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया, राइट। तो रेणु की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी यथार्थवादी दृष्टि है। जो रेणु की सबसे प्रमुख इसमें विशेषता है वो क्या है? यथार्थवादी दृष्टि। तो यथार्थवादी दृष्टि का मतलब क्या होता है? जीवन और समाज को बिना बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाना, बल्कि वैसे ही दिखाना जैसे वो असल में है, राइट। तो वे ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमता और संघर्ष को बहुत ही सजीव ढंग से चित्रित करते हैं। तो वो किससे सजीव ढंग से चित्रित करते हैं? ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमता और
संघर्ष को, राइट। देन एकलव्य के नोट्स में शिक्षा, समाज और व्यक्ति के बीच की दूरी उन्होंने अनुभवात्मक शैली में दिखाई है। तो जो एकलव्य के नोट्स हैं उन्होंने शिक्षा, समाज और व्यक्ति के बीच की दूरी को उन्होंने किस में दिखाया है, कौन सी शैली में, अनुभवात्मक शैली में, ठीक है। फिर है दूसरी विशेषता, जो दूसरी विशेषता है उनकी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण है, ठीक है। जो उनकी दूसरी विशेषता है वो क्या है, मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता। रेणु पात्रों के दुख दर्द का केवल दर्शक की तरह नहीं देखते, जो रेणु है वो पात्रों के दुख दर्द को केवल दर्शक की तरह नहीं देखते बल्कि उसमें गहराई से जुड़ जाते हैं, राइट। तो उदाहरण के लिए इस रिपोर्टाज में एकलव्य जैसे पात्र के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था की सीमा और सामाजिक अन्याय को भावनात्मक रूप से उजागर किया गया है, राइट। देन तीसरी इसकी विशेषता क्या है, उनकी भाषा शैली की सजीवता, ठीक है। भाषा शैली की सजीवता, उनकी भाषा सरल, बोलचाल की और स्थानीय रंग से भरी होती है। जो उनकी भाषा होती है वो सरल होती है, बोलचाल की होती है और स्थानीय रंग से भरी होती है, जिससे घटनाएं आंखों के सामने घटित हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसी लगता है कि हमारी आंखों के बिल्कुल सामने ही वो चीज़ हो रही है। वे संवादों और छोटे छोटे दृश्य चित्रों के माध्यम से वातावरण को प्रभावी बनाते हैं, राइट। देन चौथी विशेषता है इसकी दृश्यात्मकता, यानी कि विजुअल नरेशन। रेणु घटनाओं को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे पाठक स्वयं वहां उपस्थित हो। रेणु घटनाओं को ऐसे मतलब दिखाते थे जैसे कि पाठक खुद ही वहां पर उपस्थित हो, राइट। देन इससे रिपोर्टाज केवल सूचना नहीं रहता बल्कि अनुभव बन जाता है। एकलव्य के नोट्स में रेणु की यथार्थवाद, संवेदनशीलता, सजीव भाषा और दृश्यात्मक शैली उन्हें एक उत्कृष्ट रिपोर्टाज लेखक के रूप में स्थापित करती है। जो एकलव्य के नोट्स में ये रेणु की ये जो यथार्थवाद, संवेदनशीलता, सजीव भाषा और दृश्यात्मक शैली है वो उन्हें कैसे स्थापित करती है, एक उत्कृष्ट रिपोर्टाज लेखक के रूप में, राइट। देन यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन के यथार्थ वृत्तांत की चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमने राहुल सांकृत्यायन के यथार्थ वृत्तांत की क्या करनी है, चर्चा। यात्रा साहित्य में राहुल सांकृत्यायन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो यात्रा साहित्य है उसमें राहुल सांकृत्यायन का जो स्थान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें हिंदी में यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो उनके यात्रा वृत्तांत केवल यात्रा वर्णन नहीं है लेकिन ज्ञान, संस्कृति और इतिहास का, दर्शन का संगम है, राइट। किसका संगम है, ज्ञान, संस्कृति, इतिहास और दर्शन का। तो राहुल सांकृत्यायन ने भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, रूस, श्रीलंका, नेपाल और मध्यम एशिया जैसे अनेक देशों की यात्राएं की। जो राहुल सांकृत्यायन थे उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी गए, वो रूस में भी घूमे, वो श्रीलंका, नेपाल और मध्यम एशिया उनके देशों की भी यात्रा की उन्होंने, ठीक है। तो इन यात्राओं का विवरण उन्होंने सरल, रोचक और तथ्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। जो इन यात्राओं का उन्होंने विवरण कराया, उनके बारे में बताया, उन्होंने सरल, रोचक और तथ्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया। उनके प्रमुख यात्रा वृत्तांतों में क्या है, लहासा की और मेरी तिब्बत यात्रा और रूस में 25 मास। उन्होंने ये वृत्तांत लिखे हैं, यानी कि लहासा की और भी उन्होंने लिखा है, मेरी तिब्बत यात्रा भी उनके उस पर यात्रा पे डिपेंड है, और रूस में 25 मास। मतलब तीनों ही उन्होंने अपनी यात्रा के याद में लिखे हैं, ठीक है। तो फिर है उनके यात्रा वृत्तांतों की सबसे बड़ी विशेषता उनका अनुसंधात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो उनकी जो यात्रा वृत्तांतों की सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो वे केवल दृश्य वर्णन तक सीमित नहीं रहते बल्कि स्थानों के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक जीवन का गहन विश्लेषण भी करते हैं। उदाहरण के लिए तिब्बत यात्रा में उन्होंने वहाँ की धार्मिक परंपराओं और जीवन शैली का विस्तृत परिचय दिया। वहाँ पे उन्होंने, जब वो तिब्बत गए तो उन्होंने वहाँ पर तिब्बत यात्रा में उन्होंने वहाँ की धार्मिक परंपराओं और जीवन शैली पर विस्तृत परिचय दिया। दूसरी विशेषता उनकी सरल और प्रभावी भाषा है, जिसमें कहीं भी जटिलता नहीं होती। जो उनकी दूसरी विशेषता है वो क्या है, उनकी सरल और प्रभावी भाषा, ठीक है, जिसमें कहीं भी जटिलता नहीं होती। पाठक को ऐसा लगता है मानो वो स्वयं यात्रा का हिस्सा हो। जो उनकी पाठ पढ़ता है ना, उसे ऐसा लगता है कि वो मतलब खुद ही उस हिस्सा है ना, उस यात्रा का पार्ट है, मतलब वो उधर ही था। तीसरी विशेषता उनकी है वैचारिक दृष्टिकोण, जिसमें वो समाज सुधार करते हैं, समानता और वैज्ञानिक सोच को महत्व देते हैं, ठीक है। तो उनकी तीसरी विशेषता क्या है, वैचारिक दृष्टिकोण, जिसमें वो क्या करते हैं, समाज सुधार, समानता और वैज्ञानिक सोच को इम्पोर्टेंस देते हैं। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत न केवल यात्रा का वर्णन करते हैं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक समझ को भी समृद्ध बनाते हैं। वे हिंदी यात्रा के साहित्य के सबसे प्रखर और विचारशील लेखक माने जाते हैं, राइट। देन हमारा 7th क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना का प्रतिपाद्य लिखते हुए उसके शिल्प पक्ष
की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हमने निराला की साहित्य साधना जो है उसका प्रतिपाद्य लिखते हुए उसके शिल्प पक्ष की विवेचना करनी है। तो निराला की साहित्य साधना, निराला की क्या साहित्य साधना हिंदी आलोचना की एक बहुत इंपॉर्टेंट कृति है जिसकी रचना रामविलास शर्मा ने की है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना है जो उसकी रचना किसने की है, रामविलास शर्मा ने की है। इस पुस्तक का प्रतिपाद्य जो है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्यिक व्यक्तित्व, उनके संघर्ष, रचनात्मक विकास और उनके काव्य संसार का गहन विश्लेषण है। किसका गहन विश्लेषण है ये, उनके संघर्ष का, उनके रचनात्मक विकास का और उनके काव्य संसार का, राइट। तो इस कृति में रामविलास शर्मा ने निराला को केवल एक कवि के रूप में नहीं देखा बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से युक्त साहित्यकार के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है, पुस्तक का मुख्य उद्देश्य निराला के जीवन, संघर्ष और उनकी साहित्यिक साधना के बीच संबंध स्थापित करना है। कि मतलब कि पुस्तक का जो है वो मुख्य एम है निराला के जीवन संघर्ष को दिखाना। ठीक है, और उनके साहित्यिक साधना के बीच संबंध जो है उनके स्थापित करना। तो इसमें ये दिखाया गया है कि एक मतलब निराला साहित्य उनके व्यक्तिगत, मतलब निराला के व्यक्तिगत दुख, सामाजिक यथार्थ और विद्रोही चेतना का परिणाम जो है वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तो शिल्प पक्ष की दृष्टि से ये कृति अत्यंत सुसंगठित और विश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है। तो शिल्प पक्ष की दृष्टि से जो है ये कृति किस में लिखी गई है, अत्यंत सुसंगठित और विश्लेषणात्मक शैली में। ठीक है, तो लेखक के ऐतिहासिक, सामाजिक और साहित्यिक तथ्यों का समन्वय करते हुए तर्कपूर्ण विवेचना प्रस्तुत की है। कैसे करी है इन्होंने तर्कपूर्ण विवेचना प्रस्तुत, ऐतिहासिक, सामाजिक और साहित्यिक तथ्यों का समन्वय करते हुए। ठीक है, तो भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। जो इसकी भाषा है वो सरल है, स्पष्ट और प्रभावशाली है ना, जिसमें कहीं भी अनावश्यक जटिलता नहीं है, राइट। तो इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता इसका वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। जो इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता है वो क्या है, वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। रामविलास शर्मा भावनात्मक के एक साथ साथ तर्क और प्रमाण का उपयोग करते थे। जो रामविलास शर्मा है वो भावनात्मक के साथ साथ तर्क और प्रमाणों का भी यूज करते थे। उन्होंने निराला की रचनाओं के उदाहरण देकर उनके विचारों की व्याख्या की है जिससे विवेचन अधिक विश्वसनीय बनता है, राइट। देन हमारा 8th क्वेश्चन है, संस्मरण लेखन के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान की शैलीगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हमने संस्मरण लेखन के आधार पर ही सुभद्रा काली चौहान की शैलीगत विशेषताओं की क्या करनी है, विवेचना करनी है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवियत्री और संस्मरण लेखिका थी। ठीक है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो मतलब हिंदी साहित्य की क्या थी, प्रसिद्ध कवियत्री थी, वो कविता लिखती थी और संस्मरण लेखिका भी थी। उनके संस्मरणों में भावुकता, सरलता और आत्मीयता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनकी कविता में क्या दिखाई देता है, भावुकता दिखाई देती है, सरलता और आत्मीयता और अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। संस्मरण लेखन के आधार पर उनकी शैलीगत विशेषता अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। उनकी सबसे प्रमुख विशेषता सरल और सहज भाषा है। जो उनकी विशेषता है मतलब वो अपनी चीज़ें किस में लिखते थे, सरल और सहज भाषा में, राइट। तो वे कठिन शब्दों या अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करती बल्कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने अनुभव प्रस्तुत करती है। मतलब कि वो अपने काव्य में मुश्किल वर्ड्स और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करती थी वो, बल्कि उससे आम बोलचाल की भाषा में ही अपने अनुभव उसमें प्रस्तुत करती थी, राइट। तो इससे पाठक सीधे भावों से जुड़ जाता है, इससे जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो सीधे उसके भाव से जुड़ जाता है। जो इसकी दूसरी विशेषता है वो है उनकी भावनात्मक है, जो भावनात्मकता है उनकी, है ना, दूसरी विशेषता। उनके संस्मरणों में मानवीय संवेदनाएं अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त होती है। तो वो जिन व्यक्तियों से या घटनाओं का वर्णन करती है उनमें आत्मीयता और करुणा स्पष्ट दिखाई देती है। जिनका वो वर्णन करती है उसमें क्या दर्शाई देता है, आत्मीयता और करुणा। उदाहरण के रूप में उनके संस्मरणों में पारिवारिक संबंधों और सामाजिक जीवन के प्रति गहरी संवेदना झलकती है। जो उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है कि उनके संस्मरणों में क्या झलकती है, पारिवारिक संबंध, ठीक है, और सामाजिक जीवन के प्रति गहरी संवेदना। तीसरी जो इनकी विशेषता है वो है चित्रात्मकता। ठीक है, तीसरी विशेषता है चित्रात्मकता। वे घटनाओं और पात्रों को ऐसा सजीव चित्रण करती है कि पाठक के सामने पूरा दृश्य उपस्थित हो जाता है। मतलब जो वो लिखती है ना, पाठकों को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पाठकों की आंखों के सामने हो रहा है ना, उनके सामने ही वो सब कुछ हुआ है। तो छोटे छोटे विवरणों के माध्यम से वे वातावरण को जीवंत बना देती है। छोटे छोटे जो उनके विवरण है उनके थ्रू ही वो ऐसा कर देती है कि मतलब वातावरण को हम लोग जीने लग जाते हैं एक समय ना, हमारे सामने ही वो सब कुछ हो रहा है ऐसा हमें प्रतीत होता है।
तो इसके अतिरिक्त उनकी शैली में राष्ट्रीय चेतना और नारी संवेदना भी दिखाई देती है। जो उनकी शैली है उसमें क्या दिखाई देती है? राष्ट्रीय चेतना और नारी संवेदना, राइट। तो वे समाज और देश के प्रति अपने विचारों को सहज रूप में व्यक्त करती है। जो समाज और देश के प्रति है ना, जो उनके थॉट्स है वो सहज रूप में उसे दिखाती है। उनकी लेखन शैली में कृत्रिमता नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रभाव मिलता है। तो यहाँ पर कृत्रिमता क्या हुआ? जो उनकी लेखन शैली है उसमें कृत्रिमता यानी जो नेचुरल ना हो, मतलब जो फेक लगे है ना, जो हम फेक दिखाते हैं वो नेचुरल नहीं होता, उसे कहते हैं कृत्रिमता, बल्कि स्वाभाविक प्रभाव मिलता है। मतलब वो ये चाहती थी कि उनके लेखन शैली में कुछ ऐसा न लगे कि फेक है, वो चाहती थी कि ऐसा लगे कि ये सब कुछ रियल ही चल रहा है, राइट। देन हमारा 9th क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी यथार्थवादी शैली की कहानी है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो पूस की रात जो है वो कहानी यथार्थवादी शैली है, इस कथन की हमने सार्थकता सिद्ध करनी है, राइट। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात, जो पूस की रात है वो कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ यथार्थवादी कहानियों में गिनी जाती है, ठीक है। तो इस कहानी में ग्रामीण जीवन, किसान की गरीबी और उसकी विवशता का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। जो ये पूस की रात है उसमें किसके बारे में ज़्यादा शब्द व्यतीत किया गया है? ग्रामीण जीवन यानी कि जो विलेजर्स हैं उनके जीवन के बारे में, और किसान की गरीबी के बारे में और उसकी विवशता का है ना अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। कहानी का मुख्य जो पात्र है वो हल्कू एक गरीब किसान है। जो पात्र है, जो इसके है ना कैरेक्टर्स है, वो है हल्कू हल्कू नाम का व्यक्ति, जो एक गरीब किसान है, जो मेहनत करने के बाद भी आर्थिक संकट से मुक्त नहीं हो पाता है ना। तो ठंड से बचने के लिए कंबल की आवश्यकता होने पर भी वो कर्ज चुकाने के कारण उसे खरीद नहीं पाता। जब ठंड होती है तो कंबल भी नहीं ले पाता, वो कंबल की आवश्यकता होती है उसे, लेकिन वो खरीद नहीं पाता क्योंकि उसने जो कर्ज लिया होता है उसे वो चुकाना होता है ना। तो ये स्थिति किसानों के वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है। जो किसानों के जीवन में, जो वास्तविक जीवन में उनकी जो परेशानियां होती है ना, उसके आधार पर है ये जो हम कहानी है ना पूस की रात। प्रेमचंद ने कहानी में ग्रामीण परिवेश और सामाजिक यथार्थ का स्वाभाविक चित्रण किया। जो प्रेमचंद है उन्होंने कहानी में ग्रामीण परिवेश और सामाजिक यथार्थ का स्वाभाविक चित्रण किया है। तो हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के संवाद सरल, सहज और जीवन से निकट है। जो हल्कू है और उसकी पत्नी का नाम है मुन्नी, उनके संवाद जो है वो सरल, सहज और जीवन के निकट है, राइट। तो पूस की ठंडी रात, खेत की रखवाली और हल्कू की पीड़ा, मतलब कि पूस जो है वहाँ पर ठंडी रात है ना, ठंड है, वहाँ पर ठंड बरस रही है और खेत की रखवाली कर रहा है वो हल्कू की पीड़ा का वर्णन पाठक को वास्तविक अनुभव कराता है। कहानी में जमींदारी और कर्ज व्यवस्था के कारण किसानों के शोषण को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है ना, कि कहानी में जमींदार और कर्ज व्यवस्था यानी कि जो जमींदारी है उनसे वो जमीन से जुड़े रहते हैं और उनकी कर्ज व्यवस्था दिखाई गई है इस कहानी में। तो कहानी की भाषा सरल और बोलचाल की है। जो कहानी की भाषा है ना वो सरल है और बोलचाल की है, जो हम आम बोलचाल करते हैं, राइट। तो जिससे यथार्थवाद और अधिक प्रभावी बनता है। प्रेमचंद ने बिना किसी कल्पना या आदर्शवाद के जीवन की कठोर सच्चाइयों को प्रस्तुत किया है, ठीक है। जो प्रेमचंद है उन्होंने बिना किसी कल्पना या फिर आदर्शवाद के जीवन की कठोर सच्चाइयों को प्रस्तुत किया है। इसमें पात्र, घटनाएं और वातावरण सभी वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं। जो पात्र है इसमें और जो घटनाएं है वो सब कुछ वातावरण सभी वास्तविक जीवन यानी कि रियल जीवन से जुड़े हुए हैं। इसी कारण पूस की रात हिंदी साहित्य में यथार्थवादी शैली एक उत्कृष्ट कहानी मानी जाती है, राइट। देन हमारा 10th क्वेश्चन है, वैष्णव की फिसलन। तो व्यंग्य निबंध के धर्म के दुरुपयोग को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है, स्पष्ट कीजिए। जो वैष्णव की फिसलन है उसका व्यंग्य निबंध में धर्म के दुरुपयोग को किस प्रकार अभिव्यक्त किया हमने वो इसमें बताना है। तो इसका आंसर है हरिशंकर परसाई का व्यंग्य निबंध। जो हरिशंकर परसाई का व्यंग्य निबंध है वो वैष्णव की फिसलन धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और दुरुपयोग पर तीखा प्रहार करता है, ठीक है। तो इस निबंध में परसाई ने क्या दिखाया है कि कुछ लोग धर्म और भक्ति का भारी प्रदर्शन करते हैं। जो कुछ लोग हैं वो लोग धर्म और भक्ति का सिर्फ नाटक करते हैं, लेकिन उनके आचरण में सच्चाई और नैतिकता नहीं होती, ठीक है। तो वो धार्मिकता और उपयोग अपने स्वार्थ और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। तो लेखक ने वैष्णव पात्र के माध्यम से ऐसे लोगों की मानसिकता को उजागर किया है। जो वैष्णव पात्र है उसके माध्यम से ऐसी मानसिकता को उजागर किया है, ठीक है। निबंध में धर्म के दुरुपयोग को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया। जो निबंध है उसमें धर्म के दुरुपयोग है ना, जो धर्म के नाम पर लोग कुछ ना कुछ करते हैं, उसे व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। वैष्णव व्यक्ति बाहर से अत्यंत धार्मिक दिखाई देता है। जो वैष्णव व्यक्ति है वो बाहर से मतलब बहुत ही धार्मिक दिखाई देता है, परंतु अवसर मिलने पर उसका वास्तविक चरित्र सामने आ जाता है। जब उसके मौका मिलता है तो उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है, राइट। तो वो लोभ, छल और स्वार्थ से भरा हुआ है। तो वो जो है
है ना, वो जो वैष्णव व्यक्ति है उसका जो अंदर ही से बाहर से तो वो फेक दिखा रहा है ना अपने आप को, बट जो उसका अंदर से मन है वो लोभ छल और स्वार्थ से भरा हुआ है, राइट। तो इस प्रकार लेखक ये बताना चाहते हैं कि केवल पूजा पाठ या धार्मिक वेशभूषा धारण करने से कोई सच्चा धार्मिक नहीं बन जाता। धर्म का वास्तविक उद्देश्य नैतिकता, मानवता और सदाचार है ना, जिससे ऐसे लोग भूल जाते हैं, राइट। तो परसाई की भाषा जो इसमें है, इस निबंध में, वो है सरल, चुटीली और प्रभावशाली, ठीक है। उन्होंने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज की धार्मिक विसंगतों को उजागर किया। उन्होंने हास्य और व्यंग्य के थ्रू उन्होंने जो है समाज में धार्मिक विसंगतों को उजागर किया है, ठीक है। तो निबंध पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि धर्म का उपयोग मानव कल्याण और सदाचार के लिए होना चाहिए। जो निबंध पाठकों को ये सोचने के लिए मजबूर कर ही देता है कि धर्म का उपयोग मानव कल्याण और सदाचार के लिए होना चाहिए, राइट, ना कि दिखावे और स्वार्थ के लिए। इस प्रकार वैष्णव की फिसलन धर्म के दुरुपयोग पर करारा व्यंग्य प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो हमसे इसमें व्यंग्य पूछता कौन सा प्रस्तुत करती है, तो वो है वैष्णव की रात फिसलन धर्म के दुरुपयोग पर करारा व्यंग्य प्रस्तुत करती है, राइट। देन हमारे यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल, शीर्षक के मूल आवश्यक को स्पष्ट करते हुए उसकी सार्थकता को प्रतिपादित कीजिए। तो इसका आंसर है मोहन राकेश की रचना बहुत बड़ा सवाल आधुनिक जीवन की समस्याओं और मनुष्य की उलझनों को प्रस्तुत करती है। जो मोहन राकेश की रचना है बहुत बड़ा सवाल, उसके आधुनिक जीवन की समस्या और मनुष्य की उलझनों को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। इस शीर्षक का मूल आशय क्या है, इस शीर्षक का मूल आशय यह है कि मनुष्य के सामने जीवन, समाज और व्यवस्था से जुड़े ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं ना, जिनका समाधान सरल नहीं है। तो जो इसका मूल आशय है वो क्या है, मनुष्य के सामने जीवन, समाज और व्यवस्था से जुड़े ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिनका उसके पास आंसर नहीं होता है ना। रचना में सामान्य दिखने वाली परिस्थितियों के माध्यम से लेखक ने मानव जीवन की गहराई समस्या को उजागर किया है। तो इसमें रचना के सामान्य दिखने वाली परिस्थिति जो है उसके माध्यम से लेखक ने क्या करा है, मानव जीवन की गहरी समस्याओं को उजागर किया है, राइट। तो इस एकांकी में जो पात्र है अपने अपने स्वार्थ, भ्रम और असमंजस में उलझे दिखाई देते हैं। जो इसके पात्र है वो अपने अपने स्वार्थ मतलब अपने अपने मतलब के लिए भ्रम और असमंजस में उलझे दिखाई देते हैं इसमें, ठीक है। तो वे समस्याओं पर चर्चा तो करते हैं परंतु किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। मतलब वो जो उनकी समस्या है वो उस पर चर्चा तो करते हैं लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते कभी भी, ठीक है। तो ये स्थिति बहुत बड़ा सवाल को सार्थक बनाती है। लेखक ये संकेत देते हैं कि समाज में केवल बातें करने से समस्या नहीं होती, हल नहीं होती है ना। मतलब लेखक ये संकेत देते हैं कि समाज में सिर्फ अगर हम अपने दुख एक दूसरे को बताएंगे ना तो उससे आंसर नहीं निकलेगा, उसका सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार शीर्षक पूरी रचना के केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है, राइट। तो शिल्प की दृष्टि से भी यह शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। तो शिल्प की दृष्टि से यह शीर्षक जो है वो अत्यंत उपयुक्त है। इसमें जिज्ञासा, व्यंग्य और गंभीरता तीनों का समावेश है, राइट। तो भाषा सरल और संवाद प्रभावशाली है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं। अंत तक ये प्रश्न बना रहता है कि वास्तविक समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हुआ, है ना। इस कहानी में लास्ट तक यही प्रश्न बना रहता है कि वास्तविक जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो इसलिए बहुत बड़ा सवाल जो शीर्षक है वो ना केवल आकर्षक है बल्कि रचना के उद्देश्य और संदेश को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला सार्थक शीर्षक भी है, राइट। देन यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। जो जूठन है ये हमें शीर्षक दिया गया है उसकी सार्थकता को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन हिंदी दलित साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है ये जूठन, वो हिंदी दलित साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, राइट। तो जूठन शीर्षक अपने आप में गहरा सामाजिक और प्रतीकात्मक अर्थ रहता है। जो जूठन है वो जो जूठन शीर्षक है वो अपने आप में ये गहरा सामाजिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से जूठन का अर्थ है बचा हुआ या दूसरों द्वारा छोड़ा गया भोजन, है ना। हमें तो यही पता है कि जूठन का अर्थ यही होता है ना, जो जूठा होता है कि मतलब बचा हुआ खाना या फिर दूसरों द्वारा छोड़ा गया खाना। लेकिन इस आत्मकथा में ये दलित समाज के अपमान, शोषण और समाज की उपेक्षा का प्रतीक है जो ये है। लेकिन इस कहानी में इसे दर्शाया गया है कैसे, दलित समाज के अपमान, दलित मतलब लोअर कास्ट वाले, है ना, शोषण और सामाजिक उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से दिखाया है, उन लेखक है जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से दिखाया है कि दलित को समाज में सम्मानजनक जीवन नहीं दिया जाता। जो दलित है ना उन लोगों को समाज में, सोसाइटी में उन्हें इक्वल नहीं माना जाता है ना, इक्वालिटी का उन्हें लाइफ नहीं दी जाती। उन्हें ऊंची जातियों के घरों से बचा हुआ भोजन यानी जूठन खाने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाता है कि जो ऊंची जातियों वाली है, जो अपर कास्ट के लोग हैं,
उनके द्वारा बचा गया जो भोजन है उसे तुम्हें खाना है ना, ऐसे जूठन खाने के लिए मजबूर किया जाता था उन्हें। तो ये केवल गरीबी का नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव और अमानवीय व्यवहार का प्रतीक है। तो ये केवल गरीबी का ही नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव यानी कि जो जातियों के उस पर हम भेदभाव करते हैं वो और अमानवीय व्यवहार का प्रतीक है, राइट। तो इस प्रकार शीर्षक दलित जीवन की पीड़ा और सामाजिक अन्याय को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। जूठन शीर्षक इसलिए भी सार्थक है क्योंकि पूरी आत्मकथा इसी अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष की कहानी है। जूठन शीर्षक जो है वो इसलिए भी सार्थक है क्योंकि जो पूरी आत्मकथा है वो इसी अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध में संघर्ष की कहानी है, राइट। तो लेखक ने शिक्षा और आत्मसम्मान के माध्यम से इस मानसिकता का विरोध किया। शीर्षक पाठक को समाज की कठोर सच्चाइयों और परिचित करता है और समानता तथा मानवता का संदेश देता। जो शीर्षक है वो पाठक को समाज की कठोर सच्चाइयों का परिचित करता है और समानता तथा मानवता का संदेश देता है, राइट। तो इसलिए जूठन केवल एक शब्द नहीं होता बल्कि दलित चेतना और संघर्ष का सशक्त प्रतीक है, राइट। देन हमारे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, तुलसीदास के राम राज्य की साधारण विशेषता लिखी है। तुलसीदास का जो राम राज्य है उसकी साधारण विशेषता लिखनी है। तो यहाँ पर है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा वर्णित राम राज्य भारतीय आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक है। जो गोस्वामी द्वारा जो तुलसीदास द्वारा वर्णित जो लिखा गया है भारतीय आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक है। क्या है प्रतीक? राम राज्य, ठीक है। तो ये केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित आदर्श समाज की कल्पना है। ये जो है वो केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित आदर्श समाज की क्या है? कल्पना। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। जो तुलसीदास है उन्होंने रामचरितमानस में उत्तरकांड में राम राज्य का अत्यंत क्या करा है? सुंदर चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने एक सुंदर सा ड्राइंग बनाई है उनकी, ठीक है। तो उनके अनुसार राम राज्य में प्रजा सुखी, संतुष्ट और धर्मनिष्ठ होती है। जो उनके अनुसार है, उनके अकॉर्डिंग राज्य में प्रजा सुखी, संतुष्ट और धर्मनिष्ठ होती है, ठीक है। तो वहाँ किसी प्रकार का अन्याय, शोक, भय या रोग नहीं होता। वहाँ पे किसी भी टाइप का अन्याय है ना, इनइक्वालिटी, शोक, भय या फिर रोग नहीं होता। तुलसीदास लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इसका मतलब होता है अर्थात राम राज्य में किसी को शारीरिक, दैविक या भौतिक कष्ट नहीं होता है ना। तो राम राज्य की दूसरी प्रमुख विशेषता सामाजिक समानता और न्याय है। जो राम राज्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है वो क्या है? सामाजिक समानता और न्याय है, क्योंकि वहाँ पर सबको एक जैसा माना जाता है, राइट। वहाँ सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मतलब कि सभी लोग, जितने भी वहाँ पर लोग हैं वो अपने अपने जो उनका कर्तव्य है वो लोग उसका पालन करते हैं और तथा परस्पर प्रेम और सद्भाव बनाए रखते हैं, राइट। तो ऊंच नीच, भेदभाव और शत्रुता का अभाव होता है। राजा राम स्वयं आदर्श शासक के रूप में प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते थे, ठीक है। तो तुलसीदास कहते हैं कि सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरच्छुति नीति, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाज में धर्म, नीति और प्रेम का वातावरण विद्यमान था, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि समाज में धर्म, नीति और प्रेम का वातावरण जो है वो विद्यमान था। इसके अतिरिक्त राम राज्य में आर्थिक समृद्धि और प्राकृतिक संतुलन भी देखने को मिलता है। समय पर वर्षा होती है, कृषि उत्पन्न रहती है और जनता खुशहाल रहती है, ठीक है। कोई दरिद्र या दुखी नहीं होता, राइट। तो तुलसीदास का राम राज्य आदर्श शासन, नैतिक जीवन, सामाजिक न्याय और लोक कल्याण की उत्कृष्ट परिकल्पना है। तो आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। जो तुलसीदास का राम राज्य आदर्श शासन है, नैतिक जीवन है, सामाजिक न्याय है और लोक कल्याण की उत्कृष्ट है, वो आज भी समाज के लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, राइट। देन हमारे यहाँ पर 14th क्वेश्चन है, साकेत में उर्मिला के चरित्र को इतना महत्व क्यों दिया गया है? विवेचना कीजिए। जो साकेत है उसमें उर्मिला के चरित्र को इतना महत्व क्यों दिया गया है, हमने उसकी विवेचना करनी है, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत में उर्मिला के चरित्र को विशेष महत्व दिया गया है। जो मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य है साकेत में उर्मिला के चरित्र को उसमें विशेष इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि कवि ने रामकथा के उपेक्षित पात्रों को नई दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, राइट। तो वो है क्योंकि कवि ने रामकथा के उपेक्षित जो पात्र है उसे नई दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो पारंपरिक रामकथा में उर्मिला का उल्लेख बहुत कम मिलता है। जो पारंपरिक रामकथा है उसमें उर्मिला का उल्लेख बहुत कम मिलता है, जबकि गुप्त जी ने उन्हें त्याग, धैर्य, प्रेम और नारी गरिमा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। तो जबकि उसमें गुप्त जी ने उसे किसमें चित्रित किया है? त्याग, धैर्य, प्रेम और नारी गरिमा के प्रतीक में, ठीक है। तो उर्मिला केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं बल्कि आदर्श भारतीय नारी के रूप में उभरती है। जो उर्मिला है
उर्मिला को तो आप लोग जानते होंगे, वो थी किसकी पत्नी? लक्ष्मण जी की, ठीक है। तो उसे केवल एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में भी उभरती है, वो केवल लक्ष्मण की पत्नी में ही नहीं उभरती, ठीक है। देन उर्मिला के चरित्र को महत्व देने का मुख्य कारण उनका मौन त्याग है। उर्मिला के चरित्र को जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो किसके कारण? उनके मौन त्याग के कारण। जब लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए राम के साथ जाते हैं तब उर्मिला जो है वो बिना किसी विरोध के अपने पति को धर्म पालन के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो वे अपने व्यक्तिगत सुख दुख का त्याग कर पति और परिवार के कर्तव्य को सर्वोपरि मानती है, ठीक है। वो अपने व्यक्तिगत सुख दुख का त्याग कर देती है और पति और परिवार के कर्तव्य जो है उसे ही सर्वोपरि मानती है, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। तो उनका विरह है अत्यंत मार्मिक है, जो उनका विरह है वो अत्यंत क्या है? मार्मिक है, किंतु वे उसे धैर्य और संयम के साथ सहन करती है। इस प्रकार उर्मिला का चरित्र त्याग और सहनशीलता की अद्भुत मिसाल बन जाता है, ठीक है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने उर्मिला के माध्यम से नारी के आत्मसम्मान, संवेदनशीलता और मानसिक शक्ति को भी व्यक्त किया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है? उर्मिला के माध्यम से नारी के उन्होंने आत्मसम्मान, संवेदनशीलता और मानसिक शक्ति को भी व्यक्त किया गया है, राइट। तो उर्मिला शिक्षित, बुद्धिमती और भावुक नारी है। जो उर्मिला है वो क्या है? शिक्षित, बुद्धिमती और भावुक नारी है, जो केवल करुणा की प्रतिमा नहीं है बल्कि विचारशील व्यक्तित्व भी रखती है, राइट। तो कवि ने उनके अंतर्मन की जो पीड़ा है और संघर्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो साकेत में उर्मिला को महत्व देकर मैथिली शरण गुप्त ने उपेक्षित नारी चरित्र को नई प्रतिष्ठा प्रदान कर की और भारतीय नारी के आदर्श स्वरूप को उजागर किया, राइट। देन हमारा यहाँ पर 15th क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश की डायरी के पाठ आधारित अंश की भाषागत विशेषता का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन राकेश की डायरी के पाठ आधारित अंश की भाषा अत्यंत प्रभावशाली, सहज और आत्मीय है। जो मोहन राकेश की डायरी के पाठ आधारित है उसकी अंश की भाषा क्या है? अत्यंत प्रभावशाली, सहज और आत्मीय। उनकी भाषा में लेखक के निजी अनुभव, उनकी भाषा जो है उसमें लेखक के निजी अनुभव, मानसिक द्वंद्व और संवेदनाएं स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होती है, ठीक है। तो डायरी शैली में होने के कारण भाषा में कृत्रिमता नहीं है। जो डायरी शैली है उससे होने के कारण भाषा में कृत्रिमता नहीं है। कृत्रिमता मतलब जो नेचुरल ना हो, मीन्स जो फेक लगे, राइट। तो बल्कि बातचीत जैसी सरलता और प्रवाह दिखाई देता है, ठीक है। तो पाठक को ऐसा प्रतीत होता है मानो लेखक सीधे अपने मन की बात कर रहा हो, ठीक है। उससे मतलब कि लेखक को ऐसा फील होता था कि लेखक सीधे अपने मन की बात कर रहा है, ठीक है। तो मोहन राकेश की भाषा की प्रमुख विशेषता उसकी भावात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई है। जो मोहन राकेश की भाषा की प्रमुख विशेषता है वो क्या है? उसकी भावात्मकता और मनोवैज्ञानिक गहराई। वे छोटे छोटे वाक्यों और सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से अपने अंतर्मन की स्थिति को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। वो छोटे छोटे उनके वाक्य है, सेंटेंसेस है, उसे सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से अपने अंतर्मन की जो उनकी स्थिति है उसे प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो उनकी भाषा में आत्मविश्लेषण और चिंतन की प्रधानता है। जो उनकी भाषा है उसमें आत्मविश्लेषण और चिंतन की प्रधानता है, राइट। तो उदाहरण के रूप में वे जीवन की उलझनों, अकेलेपन और संबंधों की जटिलताओं को अत्यंत मार्मिक शैली में प्रस्तुत करते हैं। तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने रूप में जीवन की उलझनों, अकेलेपन और संबंधों की जटिलताओं को अत्यंत मार्मिक शैली में प्रस्तुत करते हैं। तत्सम, तद्भव और उर्दू शब्दों का संतुलन प्रयोग भाषा को अधिक जीवंत बनाता है, राइट। देन हमारा यहाँ पर इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश है। प्रतीकात्मकता, व्यंग्य और सूक्ष्म संवेदनाएं उनकी शैली को विशिष्ट बनाती है। उनकी शैली को कौन विशिष्ट बनाता है? प्रतीकात्मकता, व्यंग्य और सूक्ष्म संवेदनाएं, राइट। तो कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी आधुनिक जीवन को बोध प्रकट करता है। कहीं कहीं अगर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनके आधुनिक जीवन में बोध प्रकट करता है। भाषा में संक्षिप्तता होते हुए भी गहन अर्थ निहित रहता है। भाषा में अगर संक्षिप्तता है तब भी गहन अर्थ निहित रहता है। मोहन राकेश की डायरी की भाषा सरल, संवेदनशील, आत्मपरक तथा प्रभावपूर्ण। जो मोहन राकेश की डायरी की जो भाषा है वो क्या है? सरल, संवेदनशील, आत्मपरक तथा प्रभावपूर्ण है, ठीक है, जो पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। देन हमारा 16th क्वेश्चन है, जीने की कला निबंध की अंतर्वस्तु को रेखांकित कीजिए। जीने की कला निबंध की हमने अंतर्वस्तु को रेखांकित करना है। तो यहाँ पर है, जीने की कला निबंध की अंतर्वस्तु मानव जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षाओं पर आधारित है। जो जीने की कला निबंध की अंतर्वस्तु है वो मानव जीवन को
सही डायरेक्शन दिखाने वाली शिक्षाओं पर आधारित है, राइट। तो लेखक ने इस निबंध में बताया है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, संतोष और मानवीय मूल्यों का भी बड़ा महत्व है। तो जीवन केवल एक मतलब भौतिक सुख सुविधाओं का नाम ही नहीं है ना, कि उसमें सिर्फ सुख सुविधा हो, बल्कि मानसिक शांति यानी अंदर की शांति और संतोष और मानवीय मूल्यों का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो आज का मनुष्य धन, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि जीवन के वास्तविक आनंद और आत्मिक सुख के दूर हो जाता है। लेखक का मत है कि यदि मनुष्य संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच अपनाए, अगर लेखक का ये मत है कि अगर मनुष्य संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच अपनाए तो वो कठिन परिस्थितियों में भी सुखपूर्वक जीवन जी सकता है, राइट। तो निबंध में आधुनिक जीवन की समस्याओं, जो निबंध है उसमें आधुनिक जीवन की समस्या यानी कि तनाव, अकेलापन, स्वार्थ और पारिवारिक विघटन का भी उल्लेख किया गया है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य की जो है असफलता या दुख मुख्य कारण उसका असंतोष की अत्यधिक इच्छाएं हैं। इसलिए व्यक्ति को सरल जीवन और संतुलित व्यवहार और आत्मनियंत्रण अपनाना चाहिए, राइट। तो प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और सहिष्णुता जैसे गुण जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। जीवन को सुंदर और सार्थक कैसे गुण बनाते हैं? प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और सहिष्णुता जैसे गुण, ठीक है। तो लेखक ये भी बताता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और समाज के प्रति अपने दायित्व निभाना ही अच्छे जीवन की क्या है, पहचान है, राइट। निबंध में नारी जीवन और पारिवारिक संबंधों की ओर भी संकेत किया गया है। इस निबंध में जीने की कला में पारिवारिक संबंध और नारी जीवन पर भी संकेत किया गया है। लेखक ने बताया है कि परिवार में पारस्परिक सम्मान और समझदारी से ही सुख शांति बनी रहती है। लेखक ने यह बताया है कि परिवार में जो है पारस्परिक सम्मान और समझदारी होनी चाहिए, तभी उससे सुख शांति घर में बनी रहती है, राइट। तो जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ स्वाभाविक है। तो जो जीवन है उसमें संघर्ष तो करना पड़ता है और कठिनाइयाँ भी स्वाभाविक ही है, तो परंतु उनसे घबराने के बजाय साहस और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए, ठीक है। तो आशावादी दृष्टिकोण, नैतिक आचरण और आत्मसमय की ही वास्तविक जीने की कला है, ठीक है, राइट। तो 17th क्वेश्चन है, सूरदास की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमें सूरदास की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। तो सूरदास की भाषा शैली अत्यंत मधुर, सरल, भावपूर्ण और लोक जीवन से निकट है। जो सूरदास की भाषा शैली है वो मधुर, सरल, भावपूर्ण और लोक जीवन के निकट है, ठीक है। तो उन्होंने मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया, ज़्यादातर उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो उनकी काव्य अभिव्यक्ति को स्वाभाविक सौंदर्य प्रदान करती है, राइट। तो उनकी भाषा जो है उसमें भक्ति, प्रेम, वात्सल्य और श्रृंगार के भाव अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुए हैं, ठीक है। जो उनकी भाषा है उसमें क्या, कौन से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है? क्या? भक्ति, प्रेम, वात्सल्य और श्रृंगार। सूरदास ने कठिन संस्कृतनिष्ठ शब्दों के स्थान पर सहज और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। जो सूरदास है उन्होंने कठिन संस्कृतनिष्ठ शब्दों के जगह उन्होंने सहज और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया, जिससे उनका काव्य जन सामान्य के लिए बहुत ही सुबोध बन जाता है, राइट। सूरदास की शैली की सबसे बड़ी विशेषता भावात्मकता है। जो सूरदास की शैली है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भावात्मकता, यानी कि जिसमें भाव स्पष्ट होते हैं। वो बालक कृष्ण की चेष्टाओं, गोपियों के प्रेम तथा यशोदा के वात्सल्य का अत्यंत मार्मिक चित्रण करते हैं। वो क्या? बालक कृष्ण की चेष्टाओं का, गोपियों के प्रेम का और यशोदा के वात्सल्य का अत्यंत मार्मिक चित्रण करते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते समय उनकी भाषा में कोमलता और चंचलता दिखाई देती है। उनके पदों में संगीतात्मकता भी प्रमुख है, जिसके कारण उनका काव्य गेय बन गया है, राइट। तो अलंकारों का प्रयोग भी उनकी भाषा शैली को आकर्षक बनाता है। जो अलंकारों का प्रयोग होता है वो भी उनकी भाषा शैली को क्या बनाता है? अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। तो उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण, जो आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। जो सुंदर प्रयोग मिलता है किससे? उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण से, ठीक है। तो साथ ही चित्रात्मकता उनकी भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो चित्रात्मकता है वो उनकी भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वे शब्दों के माध्यम से ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते हैं, वो मतलब कि जो वो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसके थ्रू ही वो ऐसा मतलब दृश्य हमारे सामने ला देते हैं कि पाठक के सामने पूरा चित्र जीवंत हो उठता है ना। तो सूरदास की भाषा में लोक संस्कृति और लोक भावना का सुंदर समन्वय है। उनकी भाषा शैली भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है, क्योंकि उसमें भाव, कला और संगीत अद्भुत संगम दिखाई देता है, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के पात्रों का विश्लेषण करते हुए इनके महत्व पर विस्तार पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुक्ति बोध के पात्रों का विश्लेषण करना है हमें, विश्लेषण करते हुए उनके महत्व पर विस्तार चर्चा करनी है, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के पात्र
हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। जो गजानन माधव मुक्तिबोध के जो पत्र हैं उनके हिंदी साहित्य के वो क्या माने जाते हैं? अमूल्य धरोहर। तो उनके पत्र केवल व्यक्तिगत संवाद नहीं होते, जो उनके पत्र होते हैं वो केवल व्यक्तिगत संवाद नहीं होते, बल्कि उनमें उनके व्यक्तित्व, साहित्यिक दृष्टिकोण, वैचारिक संघर्ष तथा सामाजिक चेतना का गहन चित्रण मिलता है। राइट। तो मुक्तिबोध ने अपने पत्रों में साहित्य, राजनीति, समाज और मानव जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गंभीर विचार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि इस कारण उनके पत्र साहित्यिक दस्तावेज का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। तो मुक्तिबोध के पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी आत्मीयता और ईमानदारी है। जो मुक्तिबोध के पात्रों की सबसे बड़ी उनकी विशेषता है वो क्या है? आत्मीयता और ईमानदारी। वे अपने मित्रों और साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों, अपने मानसिक संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयों और रचनात्मक चिंताओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। वो अपने मित्रों और साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों में क्या करते हैं? मानसिक संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयों और रचनात्मक चिंताओं को खुलकर वो बताते हैं उसमें। ठीक है। तो इन पत्रों से उनके संवेदनशील और संघर्षशील व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। तो इन पत्रों से ही उनके संवेदनशील और संघर्षशील व्यक्तित्व का क्या मिलता है? परिचय मिलता है। ठीक है। वे साहित्य को केवल मनोरंजन के माध्यम से नहीं मानते, बल्कि समाज के परिवर्तन का साधन समझते हैं। जो उनका साहित्य है वो उससे केवल मनोरंजन के माध्यम से नहीं देखते, बल्कि समाज परिवर्तन का साधन समझते हैं। राइट। तो इसीलिए उनके पत्रों में प्रगतिशील विचारधारा और जनपक्षधरता स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसी कारण जो उनका पत्र है उसमें प्रगतिशील विचारधारा दिखती है और जनपक्षधरता स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। तो उनके पत्रों की भाषा जो है वो सरल, प्रभावशाली और विचार प्रधान है। जो उनके पत्रों की जो भाषा है वो क्या है? सरल, प्रभावशाली और विचार प्रधान। ठीक है। तो कहीं कहीं भाषा अत्यंत भावुक और आत्मविश्लेषणात्मक हो जाती है। कहीं कहीं पर भाषा बहुत भावुक हो जाती है और आत्मविश्लेषणात्मक हो जाती है, जिससे पाठक उनके मन की गहराइयों तक पहुंच जाता है। मुक्तिबोध अपने पत्रों में साहित्यिक सृजन की प्रक्रिया, आलोचना, कविता और लेखक की जिम्मेदारियों जैसे विषय पर गंभीर चर्चा करते हैं। तो मुक्तिबोध के जो पत्रों का महत्व इस बात में है कि वो उनके जीवन को और साहित्य और समझने की कुंजी प्रदान करता है। ठीक है। मुक्तिबोध के जो पात्र हैं उनका महत्व इस बात में है कि वो उनके जीवन और साहित्य को समझने की कुंजी प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इन पत्रों के से उस समय के साहित्यिक वातावरण, वैचारिक संघर्षों और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी भी प्राप्त होती है। राइट। देन हमारा यहाँ पर 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर टिप्पणियाँ लिखी है। तो यहाँ पर हमने इन लोगों ने हमें यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं और इन पर हमें टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला है हल्क की चारित्रिक विशेषता। यहाँ पर हमने हल्क की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। तो हल्क मीन्स हल्कू। हल्कू एक गरीब किसान है। ठीक है। जो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात मुख्य पात्र है। राइट। जो हल्कू एक गरीब इंसान है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा पूस की रात लिखी गई में मुख्य पात्र है। उसके चरित्र में भारतीय किसान जीवन की करुणा, सच्चाई दिखाई देती है। जो उसका चरित्र है उसमें भारतीय किसान जीवन की करुण सच्चाई दिखाई देती है। हल्कू मेहनती है, सरल और सहनशील व्यक्ति है। हल्कू मेहनती भी है और सरल भी और सहनशील व्यक्ति है। राइट। तो वो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। जो कठिन परिस्थितियाँ होती है उसके ऊपर वो उसमें भी शांत रहता है, धैर्य बनाए रखता है और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहता है। अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालता है। तो आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं तक को पूरा नहीं कर पाता, फिर भी शिकायत कम करता है। ठीक है। तो मतलब वो अपनी जो उसकी ज़रूरतें है वो उन्हें भी पूरा नहीं कर पाता, फिर भी वो शिकायत नहीं करता किसी से। हल्कू का सबसे बड़ा गुण है उसकी सहनशक्ति और संतोष है। जो हल्कू का सबसे बड़ा गुण है वो क्या है? उसकी सहनशक्ति और संतोष। वो हर चीज़ में संतोष रखता है और उसमें सहनशक्ति बहुत है। भीषण ठंड में खेत की रखवाली करते समय भी वो मजदूरी के कारण डटा रहता है। जब वो भीषण ठंड हो रही होती है तब भी वो अपने खेतों की रखवाली करता है। तो उसकी गरीबी इतनी अधिक है कि उसे कंबल खरीदने के बजाय कर्ज चुकाना पड़ता है। उसकी गरीबी इतनी है कि मतलब उसने इतने कर्ज लिए हैं कि वो कंबल नहीं खरीद पाता है। सिर्फ वो कर्ज चुकाने की टेंशन नहीं रखता अपने माइंड में। ठीक है। उसकी विवशता और शोषित किसान जीवन का प्रतीक है। तो उसके चरित्र में मानवीय संवेदनाएं भी स्पष्ट दिखाई देती है। वो अपने कुत्ते जबरा से स्नेह करता है। जो मतलब कि हल्कू का कुत्ते का नाम था जबरा, उससे वो बहुत प्यार करता है और उससे अपना साथी मानता है। अंततः ठंड से हारकर वो खेत की चिंता छोड़ देता है। जब ठंड से ज़्यादा ठंड लग जाती है और उससे ठंड सहन नहीं होती तब वो अपने खेतों की टेंशन छोड़ देता है, जो उसकी मानवीय कमजोरी और परिस्थितियों से संघर्ष की सीमा दर्शाता है। राइट। देन इसका सेकंड है बहुत बड़ा सवाल, एकांकी का प्रतिपाद्य। जो बहुत बड़ा सवाल शीर्षक है उसका प्रतिपाद्य करना है। तो बहुत बड़ा सवाल एक सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है। जो बहुत बड़ा सवाल है वो एक सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है जिसका प्रतिपाद्य आधुनिक समाज की समस्याओं, मानवीय संवेदनहीनता
और स्वार्थपूर्ण मानसिकता को उजागर करना है। ठीक है, तो इसका क्या है, जिसका प्रतिपाद्य क्या है, इसका आधुनिक समाज की समस्याओं, मानवीय संवेदनहीनता और स्वार्थपूर्ण मानसिकता को उजागर करना। ठीक है, इस एकांकी में लेखक ने दिखाया है कि लोग बड़े बड़े आदर्शों और सिद्धांतों की बातें तो करते हैं, परंतु व्यवहार में वे अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों से दूर हो जाते हैं। तो इसमें लेखक ने ये दिखाया है कि लोग बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सिद्धांतों की बातें करते हैं, पर वे व्यवहार में अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों से दूर ही रहते हैं। तो समाज में फैली दिखावटी प्रवृत्ति, अवसरवाद और व्यक्तिगत लाभ की भावना पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तो एकांकी का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि मनुष्य जीवन के वास्तविक और बहुत बड़े सवाल केवल बाहरी समस्या नहीं है। तो एकांकी का मुख्य एम क्या था, ये बताना था कि मनुष्य जीवन वास्तविक और बहुत बड़े सवाल केवल बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर की नैतिक गिरावट और संवेदनहीनता है। ठीक है, तो लेखक ने संवादों और परिस्थितियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर मानवीय मूल्यों, ईमानदारी और जिम्मेदारियों की भावना विकसित नहीं करेगा, तब तक समाज की समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसी प्रकार ये एकांकी समाज की चेतना जगाने का सफल प्रयास है। राइट, देन इसका ग है महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व। हमने इसमें महादेवी वर्मा का कैरेक्टर दिखाना है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख कवयित्री थी। क्या थी? प्रमुख कवयित्री, निबंधकार भी थी तथा शिक्षाविद थी। उन्हें छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। महादेवी वर्मा को छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। उनके व्यक्तित्व में संवेदनशील, करुणा, सरलता और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है उनके उसमें? अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। किसका? व्यक्तित्व में उनके दिखाई देता है संवेदनशीलता, करुणा, सरलता और आध्यात्मिकता। ठीक है, तो वे नारी चेतना की समर्थ प्रवक्ता थी। वो थी जो महादेवी वर्मा जो थी, वो थी नारी चेतना की समर्थ प्रवक्ता थी और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। महिलाएं पढ़ पाए, है ना, शिक्षा ग्रहण कर पाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उनका जीवन अत्यंत सादा और अनुशासित था। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व मानवीय प्रेम और दया से ओतप्रोत था। जो महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व था वो मानवीय प्रेम से और दया से ओतप्रोत था। ठीक है, तो पशु पक्षियों के प्रति उनका विशेष स्नेह था, यानी कि वो पेट लवर थी। ठीक है, जो महादेवी वर्मा थी उन्हें पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार था, जिसका चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। जब वो मतलब कि अगर हम उनकी कहानियाँ पढ़े तो उन्होंने उसमें हर एक कहानी है पशु पक्षियों का बताया ही है उन्होंने, है ना, उसमें उनका प्यार दर्श दिखता है। वे गंभीर चिंतक होने के साथ साथ समाज सुधार की भावना से भी प्रेरित थी। मतलब वो गंभीर चिंतक होने के साथ साथ वो समाज सुधार की भावना भी से भी प्रेरित थी। वो समाज में सुधार भी करना चाहती थी। उनकी भाषा कोमल, भावपूर्ण और मार्मिक थी। जो उनकी भाषा थी वो कोमल थी, भावपूर्ण थी और क्या थी? मार्मिक। तो साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। तो साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में ना उन्हें क्या कहा जाता है? मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। राइट, तो घ है जूठन का प्रतिपाद्य। इसमें हमने जूठन का प्रतिपाद्य करना है। तो जूठन का प्रतिपाद्य भारत समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और दलितों के शोषण को उजागर करना है। तो जूठन का इसमें किस चीज़ के लिए वर्ड का यूज़ किया गया है? व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत के लिए और दलितों के शोषण के लिए। ठीक है, तो लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से ये दिखाया है कि दलित वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर किस प्रकार अपमान और अन्याय सहना पड़ता है। राइट, तो इसमें लेखक ने ये दिखाया है कि कैसे दलित वर्ग के जो लोग हैं उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर कैसे उन्हें अन्याय देखना पड़ता है, उनकी इंसल्ट करते हैं वो लोग कैसे, है ना। राइट, तो जूठन केवल एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज के संघर्ष, पीड़ा और आत्मसम्मान की कहानी है। तो जूठन जो कहानी है वो केवल एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है, बल्कि पूरे जो दलित समाज है उसके संघर्ष, पीड़ा और उसके जो उनके साथ जो इनइक्वालिटी होती है उसकी कहानी है ये। ठीक है, तो इस कृति का मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज में समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की चेतना उत्पन्न करना है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जाति व्यवस्था ने मनुष्य की गरिमा को आहत किया है। तो इसमें लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जाति व्यवस्था में मनुष्य की जो गरिमा है उसको आहत किया है और दलितों की सम्मानपूर्ण जीवन में वंचित रखा है। राइट, तो जूठन शोषण के विरुद्ध संघर्ष और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती है। जो जूठन है वो शोषण के विरुद्ध संघर्ष और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती है। इसकी भाषा सरल है, मार्मिक है और यथार्थपरक है। राइट, तो जो पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है।
देन है यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर यात्रा वृत्तांत का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर यात्रा वृत्तांत का मतलब हुआ एक साहित्यिक विधि जिसमें लेखक अपनी यात्रा के दौरान हुए अनुभव दिखाता है और मतलब जो वहाँ के लोगों के बारे में बताता है, वो है ना, उनके कल्चर के बारे में बताता है ना, तो यात्रा वृत्तांत वो हुआ। ठीक है, तो साहित्य की वो विधि है यात्रा वृत्तांत जिसमें लेखक अपने यात्रा अनुभवों, देखो मैंने अभी बताया ना, अपने यात्रा अनुभव बताता है, देखे गए स्थानों, प्राकृतिक दृश्यों, लोगों की जीवन शैली तथा संस्कृति का रोचक वर्णन करता है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत वो होता है जिसमें लेखक अपने यात्रा में जो उसके अनुभव होते हैं, वो जो देखे गए स्थान, जिन स्थानों को वो देखता है, उसकी प्राकृतिक दृश्यों को, लोगों की जो वहाँ की जीवन शैली होती है उसे बताता है ना। तो इसमें लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियों और संवेदनाएं प्रमुख होती है। तो इसमें जो लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं और संवेदनाएं हैं वो प्रमुख होती है। यात्रा वृत्तांत केवल स्थानों का परिचय नहीं देता बल्कि वहाँ के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्षों का भी उजागर करता है। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है वो केवल स्थानों का ही परिचय नहीं देता बल्कि वहाँ के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्षों को भी उजागर करता है। राइट, तो राहुल सांस्कृत्यायन और महादेवी वर्मा इस विधा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तो रिपोर्टाज पत्रकारिता और साहित्य का मिश्रित रूप है। जो रिपोर्टाज पत्रकारिता और साहित्य का मिश्रित रूप है जिसमें किसी घटना, परिस्थिति या सामाजिक समस्या का प्रत्यक्ष एवं तथ्यपूर्ण वर्णन किया जाता है। राइट, तो इसमें यथार्थ, तत्कालिकता और प्रभावशीलता अधिक होती है। तो इसमें होती है, वो होती है यथार्थ, तत्कालिकता और प्रभावशीलता इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रिपोर्टाज का उद्देश्य पाठकों को घटना का जीवंत अनुभव करना होता है। जो रिपोर्टाज का जो एम होता है वो पाठकों को घटना का जीवंत अनुभव करना होता है। फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनके रिपोर्टाज बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस प्रकार यात्रा वृत्तांत अनुभव प्रधान होता है जबकि रिपोर्टाज तथ्य प्रधान और घटना केंद्रित होता है। राइट, तो यहाँ पर हमारा च है डायरी और पत्र। यहाँ पर हमने डायरी और पत्र के बारे में लिखना है। तो डायरी व्यक्ति का निजी जीवन, अनुभवों, भावनाओं और दैनिक घटनाओं को क्रमबद्ध लेखा जोखा होती है। ठीक है, तो डायरी जो है व्यक्ति के निजी जीवन में काम आती है। इसमें लेखक अपने मन की बातें, सुख दुख, चिंतन और व्यक्तिगत अनुभूतियों को स्वतंत्र रूप से लिखता है। मतलब सीक्रेट डायरी टाइप है ना, जिसमें हम अपनी बातें लिखते हैं, सुख दुख लिखते हैं ना, वो भी इंडिपेंडेंट तरीके से, मतलब हम किसी को बताते नहीं है ना, वो हम अपने बीच रखते हैं, अपनी डायरी और अपने बीच रखते हैं बस वो हम। डायरी लेखन आत्मकथात्मक शैली का होता है तथा इसमें आत्मीयता और निजीपन अधिक दिखाई देता है। राइट, तो यह हम व्यक्ति के आंतरिक जीवन और मनोभावों को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जो पत्र है, पत्र दो व्यक्तियों के बीच संवाद का लिखित माध्यम है। मतलब पत्र जो है वो दो व्यक्तियों के बीच लिखा जाता है ना, एक पत्र से लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो इसके द्वारा विचारों, सूचनाओं और भावनाओं तथा समाचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो पत्र के द्वारा जो है वो विचारों, सूचनाओं और भावनाओं तथा समाचारों का क्या करा जाता है, आदान प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, तो पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें संबोधन, विषय वस्तु और समापन का विशेष महत्व होता है। पत्र साहित्यिक विधा के रूप में भी महत्वपूर्ण है। जो पत्र साहित्यिक है वो विधा के रूप में भी क्या है, महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे लेखक के व्यक्तित्व, विचार और समय की परिस्थितियों का ज्ञान होता है। राइट, तो इस प्रकार डायरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है जबकि पत्र संवाद और संप्रेषण का माध्यम है। जो तो इसी प्रकार जो डायरी है वो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है और जो पत्र है वो क्या है, संवाद और संप्रेषण। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है जीवनी और रेखाचित्र। तो यहाँ पर हमने जीवनी और रेखाचित्र के बारे में बताना है। जीवनी किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन वृत्त को क्रमबद्ध और तथ्यपूर्ण वर्णन करती है। जो जीवनी है वो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को वृत्त का क्रमबद्ध और तथ्यपूर्ण वर्णन करती है। इसमें व्यक्ति के जन्म, शिक्षा, संघर्ष, उपलब्धियों, विचारों तथा समाज पर उसके प्रभाव का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो है वो व्यक्ति के जन्म, शिक्षा, संघर्ष, उपलब्धियों, समाज तथा विचारों पर उसके प्रभाव का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसमें ये सब कुछ दिखाते हैं वो। तो जीवनी का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि उस व्यक्ति को आदर्शों और व्यक्तित्व से पाठकों को प्रेरित करना भी होता है। राइट, तो जीवनी का जो एम है वो केवल जानकारी देना नहीं होता, इंस्ट्रक्शंस देना नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति के जो आदर्श होते हैं, व्यक्तित्व से पाठकों को प्रेरित करना भी होता है। राइट, देन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और महादेवी वर्मा जैसी विभूतियों की जीवनियाँ समाज को दिशा प्रदान करती है। जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और महादेवी वर्मा हैं, ऐसे लोग जीवनियाँ समाज को दिशा प्रदान करती है। इनके जीवन की मतलब कहानी समाज में दिशा प्रदान करती है, डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, जीवनी लेखन में सत्यता, वस्तुनिष्ठता और घटनाओं का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। राइट, तो रेखा चित्र साहित्य जो है वो विधा है जिसमें किसी
व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का संक्षिप्त, प्रभावपूर्ण और भावनात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो रेखा चित्र साहित्य वो विधि है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का संक्षिप्त, प्रभावपूर्ण, भावनात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। राइट, तो इसमें लेखक अपने अनुभवों और संवेदनाओं के आधार पर चरित्र की प्रमुख विशेषता को उभारता है। तो इसमें जो है लेखक अपने अपने अनुभवों है ना और संवेदनाओं के आधार पर चरित्र के प्रमुख विशेषता को क्या करता है, उभारता है। राइट, देन रेखा चित्र में विस्तार की अपेक्षा सजीवता और कलात्मक अधिक महत्व रखती है। जो रेखा चित्र में है वो विस्तार की जो अपेक्षा सजीवता और कलात्मक अधिक महत्व रखती है। राइट, देन महादेव वर्मा के रेखा चित्र हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। जो महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है वो हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। राइट, तो इस प्रकार जीवनी और रेखा चित्र दोनों ही व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं। ठीक है, तो किंतु जीवन विस्तृत होती है जबकि रेखाचित्र संक्षिप्त और भाव प्रधान होती है। तो जीवनी जो है वो क्या होती है, विस्तृत होती है, और जो रेखाचित्र है वो संक्षिप्त और भाव प्रधान होती है। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सेशन के साथ, न्यू सब्जेक्ट कोड और न्यू टाइटल के साथ।